हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा था कंपनी रूल का, किस तरीके से उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए। सबसे बड़ी बात यह थी कि कंपनी कभी भी अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी। वो लोग डिप्लोमेटिक तरीके अपनाते थे, वो लोग अलग अलग तरीके की ट्रिक्स यूज करते थे। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा पॉलिटिकल, थोड़ा सा इकोनॉमिकल लालच दे करके किसी तरीके से वो अपने फेवर में फैसले ले करके अपने अल्टीमेट टारगेट की ओर बढ़ रहे थे, यानी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। किस लिए? सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सके और यहाँ से ज़्यादा कमा करके इंग्लैंड का खजाना भर सके। दैट वाज द ओनली पर्पस। ठीक है। तो आगे की कहानी ये है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियोस में देखा है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने ये बोला कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे आज के डेट में बहुत से स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, उसी तरीके से उस समय भी जो भी स्टेट्स थे, उन स्टेट्स में जितने भी नवाब हुआ करते थे, उन सभी के लिए ये कह दिया कि हर स्टेट में हमारी अपनी आर्मी आपको रखनी होगी। ठीक है। आपकी सेफ्टी हम करेंगे। आप ये सोचो कि आपकी सेफ्टी हम करेंगे, ऐसा कह के कोई आपसे कह रहा है कि अपने यहाँ तुम हमारा एक रेजिडेंट रख लो, यानी कि हमारा एक बंदा अपने यहाँ रख लो। उसको रेजिडेंट कहते थे। ये तो हर स्टेट में, हर नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट रख दिया जाता था। और उसके अलावा क्या किया जाता था, उस रेजिडेंट को क्या कहा जाता था कि आप पूरी की पूरी कंपनी, जो नवाब का जो एरिया है, जो टेरिटरी है, उस पर नजर रखोगे। और एट द सेम टाइम आर्मी भी रखते थे ये लोग। तो जो आर्मी रखते थे उसकी कंडीशन ये होती थी कि आर्मी तो हम रखेंगे, लेकिन उस आर्मी का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। उस आर्मी का खर्चा आप उठाओ। और अगर आपको कभी जरूरत पड़ी कि किसी से वॉर करनी पड़ी आपको, देन वही आर्मी जो आप तैयार करोगे, जो कि हमारे बिहाफ पे रहेगी वहां पर, हमारे इशारों पे काम करेगी, उसकी हेल्प से आप अपने वॉर एफर्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। जो वॉर है उसमें आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज अंग्रेजों ने की। तो ये जो सेना रखी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जो आर्मी रखी जाती थी दूसरे स्टेट्स में नवाब के यहाँ, इसको कहा जाता था सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है। इस व्यवस्था को कहते थे सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है। ये आर्मी वहां रखते थे। ठीक है। और उस आर्मी का जो खर्चा है वो उठाना पड़ता था किसको? स्टेट को। अगर वो नहीं उठा पाते थे तो स्टेट का कुछ भाग या फिर पूरा का पूरा भाग भी कंपनी अपने हिस्से में ले लेती थी, उसको अपने राइट में ले लेती थी, अपने अधिकार में ले लेती थी कि तुम इसका खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो अब ये हमारे पास आ जाएगी। तो वो जो आर्मी रखी थी और वो जो रेजिडेंट रखा था, उसको भी सैलरी देनी पड़ती थी, और एट द सेम टाइम जो आर्मी थी उसको भी उन्हें मेंटेन करना पड़ता था। किसको? जो नवाब हुआ करता था। और साथ में आपको लग रहा है कि जब आर्मी आपकी है तो आप किसी दूसरे को अपनी मर्जी से काम करने दोगे? इनफैक्ट जो इंटरनल अफेयर्स होते थे, या फिर किसी दूसरे राज्य से या दूसरे स्टेट से उनके जो रिलेशंस होते थे, जो ट्रेड अफेयर्स होते थे, इकोनॉमिक अफेयर्स होते थे, वो भी अपने आप से नहीं बना सकते थे। ये सारा का सारा किया ही इसलिए गया था, सो दैट डिसीजन मेकिंग आपके आपके हाथों से ना हो। डिसीजन मेकिंग आपके बिहाफ पे ब्रिटिशर्स करें। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये किया था। और इसी बात को, इसी जाल में इंडियंस फंसते चले जा रहे थे। कुछ मजबूरियां थी, कुछ जो है यहाँ पे कमजोर हो रहा था राजकाज। इस वजह से ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और इसी तरीके से उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इंडियन स्टेट्स में अपने रेजिडेंट और अपनी आर्मी रख करके, और अगर वो नवाब उनका खर्चा नहीं उठा पाता था तो उनके कुछ हिस्से को, राज्य के कुछ हिस्से को या पूरे राज्य को ही वो हड़प लिया करते थे। ये जो था, ये सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत होता था। इसी को सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता था कि आज से आपकी सिक्योरिटी हम करेंगे, और उस सिक्योरिटी के लिए आपके यहाँ हमारा एक रेजिडेंट प्लस हमारी एक आर्मी रहेगी जिसका खर्चा आप उठाओगे। ठीक है। ये सब्सिडियरी अलायंस था, और इसी सब्सिडियरी अलायंस के ही अंतर्गत, इसी सब्सिडियरी अलायंस की वजह से ही अंग्रेजों का टीपू सुल्तान से भी झगड़ा हुआ था, जो आगे हम देखेंगे। अभी तो ये बंगाल को जीत चुके हैं ना, अगला नंबर अब कर्नाटक का आएगा, यानी मैसूर का आएगा। तो मैसूर को किस तरीके से जीता था, ये भी हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो एक कहानी है यहाँ पर, ये एक इस इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जो स्टेट खर्चा नहीं दे पाते थे उनको मिला लिया जाता था। जैसे जब लॉर्ड वेलेजली आया था, लॉर्ड वेलेजली भी गवर्नर जनरल था, वो आया था 1798 में और गया था इंडिया से 1805 में। तो जब लॉर्ड वेलेजली भारत में आया था, तो उसने सब्सिडियरी अलायंस के मीडियम से, इसके माध्यम से उसने क्या किया था, जो अवध का नवाब था, अवध के जो नवाब थे, उनका 50% ऑफ द स्टेट,
जो स्टेट था उनके उनके स्टेट का 50% जो टोटल उनका हिस्सा था उसके उनके स्टेट का, उस स्टेट को अपने हिस्से में उन्होंने ले लिया था, बिकॉज वो फेल कर गए थे सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत आर्मी को फीड करने में, आर्मी को पैसा देने में या रेजिडेंट को सैलरी देने में, जो भी चीजें रही हों वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से उनके 50% हिस्से को अपने में मिला लिया। तो 50% जो अवध का हिस्सा है, एक तरीके से भारत का एक छोटा सा हिस्सा अब अंग्रेजों के हाथ में चला गया और अंग्रेजों की गुलामी अब शुरू हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से एक नई ही विद्या थी, एक नई ही पॉलिटिक्स थी जिसका इस्तेमाल किया, जो न सुनी गई न देखी गई उस समय। आज तो हम जानते हैं, आज तो हम उनसे ज्यादा खतरनाक हैं। ठीक है, आज तो हम उनसे ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन उस समय ये नई चीज, ये नई सोच, ये नए करार, ये नए तरीके उस समय सोचे नहीं गए, देखे नहीं गए। और उस समय जो ट्रेडिशन में था, जो उस समय चल रहा था, उसके हिसाब से यहाँ पे जो नवाब थे, यहाँ पर जो राजा थे, उन्हें ये चीजें सही भी लग रही थी कि हाँ, दे आर इन एन एग्रीमेंट, और छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे देश के, और उन टुकड़ों पे छोटे छोटे नवाब राज किया करते थे, इस वजह से देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था। सो एक नेशनल इंटीग्रिटी और एक नेशनल यूनिटी, इसकी जो भावना होती है, ये भी हमारे पास नहीं थी कि ये जो चंक है, ये चंक पूरे भारत का है। दिस इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। ये जो माइंड मेकअप नहीं हुआ था इंडियंस का, इस वजह से ये अंग्रेज ये सब काम करते चले गए। जब ये चीजें आगे बढ़ी और आने वाले समय में 1857 के बाद जब भारत में पहला जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, और उसके बाद जब हमारे भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे जो लोग थे, ये लोग सामने आए और उन्होंने अंग्रेजों से जब लड़ाई शुरू की, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जब एक्शन लेने शुरू किए, तब उन्होंने इन चीज़ों को सामने रखा। और उसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बाहर से पढ़ करके इंडिया में आने लगे, जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, ये लोग जब आए तो इन्होंने चीज़ों को बताना शुरू किया कि ये सारी चीज़ें चल क्या रही हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है ये सब भारत के अंदर, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा है। एक जो कॉन्शियसनेस थी इंडिया की, उसको उन्होंने क्या किया, अवेकन किया, उसको जगाया, तो उसके बाद इंडिया एक फ्रीडम स्ट्रगल में आगे बढ़ा। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है वो एक इग्नोरेंट इंडिया, यानी कि इस तरह की चीज़ों के प्रति बहुत ही लिबरल, ये जो चीज़ें हो रही थी इनके बारे में बहुत ही लिबरल, और जो नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनलिटी नाम की चीज़ है, इसके बारे में बहुत ही कम सोचने वाले लोग, अपनी छोटी सी टेरिटरी के बारे में सोचने वाले लोग, जिसकी वजह से पूरे इंडिया को जो नुकसान हुआ, जो भारत गुलाम रहा, उसके बारे में ये जो कहानी है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।